Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous lecture, I have told you some basic things about friction. And now we will be going ahead with some more particular things about friction, and we will be discussing about the laws of limiting friction, providing that all information. Okay? ठीक, तो let's take a situation. Suppose this is a surface, not smooth. It's okay. Having friction, वैसे तो स्मूथ केस में भी है, frictionless नहीं है. Now this is a body placed on it. Force is applied to move this particular body. Okay, the body say is static. चलो ठीक है, static. Fine. Now weight of body. Weight of body is mg vertically down. Yes. This is normal reaction. Okay, force is applied, the body is at rest, mean the body is static. The force of friction must be appearing by itself in the situation due to application of this particular force. Force of friction between the surface in contact. Now my question is कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड करेगा? mg पे डिपेंड करेगा या नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा? आराम से इसको पॉज करके सोचो. सी, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग बेटर, इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए हमें किस तरह से सोचना पड़ेगा वो देखो आप. वेट mg, ठीक है. यहां पे ये सर्फेसेस, ये वाला सरफेस नंबर 1 सरफेस नंबर 2 के साथ कांटेक्ट में, जो यहां पे ये कांटेक्ट वाले पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे. ठीक है, वो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वेट के ऊपर या नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर? दोज कांटेक्ट पॉइंट्स विल बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑब्वियस द कांटेक्ट फोर्स. अब कांटेक्ट फोर्स की अगर बात करूं, कांटेक्ट फोर्स हमारा mg है या नॉर्मल रिएक्शन है? जस्ट थिंक. mg तो वेट ऑफ द बॉडी है ना. नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये बॉडी इसके साथ, सिर्फ इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आया, उसने एक्शन क्रिएट किया, इस कांटेक्ट ने रिएक्शन बैक दिया, तो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स. ठीक, which decides about how many points are there in contact between the two contact surfaces belonging to different bodies. ठीक है, कौन डिसाइड कर रहा है? R, normal reaction. ठीक, as much will be the normal reaction. Normal reaction जितना ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब contact point उतने ज्यादा बन रहे हैं. जितने ज्यादा contact point बनेंगे उतना ज्यादा force of friction होगा या नहीं? इट्स ओके, पता चला बेटा? आराम से इसको पॉज करके रीड करो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के. किसके ऊपर? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के. हाउ मेनी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बिकॉज वो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, जो डिग्री ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन टू सरफेसेस, ओके, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है या नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है? दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, क्योंकि जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा. मीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन.
Force of friction is directly proportional to normal reaction. Directly proportional to normal reaction. If you are converting this proportionality into equality, अगर आप proportionality को equality में लेके जाओ, then you will be having a constant of proportionality that is written by mu. This mu is called as coefficient of friction. Coefficient of friction. इट्स ओके। ठीक, तो अगर हम कहें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नाउ एज मेनी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी हैव, जितना टाइप का हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, as many type of coefficient of friction exist. Static friction के correspondingly you will be having coefficient of static friction. Limiting friction के correspondingly we will be having coefficient of limiting friction, and corresponding to kinetic friction between the two surfaces in contact we will have coefficient of kinetic friction. Okay, as limiting friction is maximum, the coefficient of limiting friction will be having maximum value. Kinetic friction is less than limiting friction, the coefficient of kinetic friction will be less than coefficient of limiting friction. That way, because both are directly proportional to each other. Coefficient of static friction. See, coefficient of static friction is equal to force of static friction divided by normal reaction. It's okay? Force of static friction divided by normal reaction. In the same way, we can write the coefficient of limiting friction. Coefficient of limiting friction, mu L. Coefficient of limiting friction is equal to ratio of force of limiting friction with respect to normal reaction. It's okay? अब force of limiting friction जरा बताओ मुझे क्या होता है? You must be remembering ना? Force of limiting friction is the force between two contact surfaces. हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. This body, due to this particular force, is about to move. About to move वाले सिचुएशन में है, लेकिन रेस्ट पे. तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, that will be the force of limiting friction. When the body is about to move, body is in a situation, it is about to move. अगर हल्का सा भी फोर्स बढ़ाया तो ये मूव करने लगेगी. Okay, at that or in that particular situation we have maximum value of static friction available between the two surfaces in contact, and this maximum value of static friction is called as force of limiting friction, and corresponding to force of limiting friction we have coefficient of limiting friction. In other words, we can say that coefficient of limiting friction is maximum amongst, okay, coefficient of limiting friction basically is the maximum value of coefficient of static friction, and it is maximum, it is greater than kinetic friction also, coefficient of kinetic friction. It's clear? Now coefficient of kinetic friction, in the same way we will be able to write, this is the same terminology which I followed. Okay, coefficient of friction is equal to force of friction divided by normal reaction. Okay, now force of limiting friction is basically maximum value of static friction. मतलब
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना, वो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू है. गॉट इट? नाउ force of kinetic friction is always less than force of limiting friction. उससे कम होती है ना between two surfaces in contact. Hence we can say that कि जो coefficient of kinetic friction होगा that will be smaller than the coefficient of limiting friction. And force of kinetic friction always have constant value. फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे जाके आपका ग्राफ स्ट्रेट हो जाता था ना, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैव द कांस्टेंट वैल्यू. इट्स ओके. दिस इज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. So this is basically first law of limiting friction we have completed with. First equation related to that. Now second is, suppose we have this is surface. Okay, this is another contact surface on this surface. Number 1, number 2. We are trying to move this. Number 2. It's okay. Now, as we are trying to move it, तो जो force of friction है कहाँ appear होगा? That always will be in backward direction. That always will be in backward direction. Backward with respect to the direction of the body in which the body is trying to move or is moving. Clear? This is our force of friction. So saying this thing, this is a force which acts in backward direction, sufficient नहीं है. अब अगर मेरे पास surface is like this, now what you will say? Okay, body is placed over here. ठीक है, ये फोर्स लग रहा है. इट इज टेकिंग इट लाइक दिस, यहां से लेके ऐसे लेके जा रहा है. तो फोर्स अब कहां पे लगेगा? दैट विल बी इन टेंजेंशियली बैकवर्ड डायरेक्शन. अलोंग द टेंजेंट होगा ना. तो कंप्लीट टर्म क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए? कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ अपीयरिंग फोर्स, सेल्फ एक्टिंग फोर्स, एंड इट अपीयर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. When one surface tries to move with respect to other surface, or really it is moving, it acts in tangentially backward direction. आराम से इसको पॉज करके रीड करो. Now, force of friction between two surfaces in contact is independent of the area of surfaces. क्यों? एक सरफेस ये है, इसका सरफेस एरिया A, another surface again is having the same area. अब जब ये दोनों कांटेक्ट में आएगी तो क्या जरूरी है कि सारे के सारे पॉइंट्स इनके कांटेक्ट में आएंगे? नहीं ना. तो as many points will be in contact, as much will be the molecular interaction, and as much will be the molecular interactions, so as much will be the force. तो क्या आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ओके, वो एरिया ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं ना. दैट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. एक्चुअली जितने कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उतना ही एरिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द कंप्लीट एरिया. इसका मीनिंग इज दिस. इट्स ओके. नाउ number 4 is as the molecular forces. क्योंकि force of friction is nothing, that is because of molecular forces, है ना. molecular forces nature of material पे depend करती हैं या नहीं? करती है ना. ओके, ये दोनों surfaces जो in contact है ना, these are made up of which type of materials? The nature of those materials will decide the force of friction between the two surfaces in contact. It's okay. मतलब force of friction between any two surfaces in contact, okay, that depends on the nature of material. Nature of material. इसका मीनिंग क्या है वो देखो आप. सपोज करो I am having a iron surface.
आयरन सरफेस, और उसके ऊपर आयरन का ही व्हील चल रहा है, लाइक ट्रेन में आयरन आयरन। इन अदर केस आई हैव कंक्रीट रोड, कंक्रीट रोड, और उसके ऊपर रबर का टायर चल रहा है, मूविंग रबर टायर। यहां पे क्या है? आयरन। तो आयरन आयरन हैव बेटर इंटरेक्शन बिटवीन देम, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस सिचुएशन आयरन आयरन कॉन्टैक्ट सरफेस वाला will be greater in comparison to rubber concrete, rubber tire moving on concrete road. यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेसर होगा एंड हियर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी मोर। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर इस तरह से डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं, सी दैट इट्स अ थ्योरेटिकल टर्म सबसे पहली बात, और इसका डेफिनेशन आप देखो किस तरह से है। दिस इज अ सरफेस, ओके, कोई ऑब्जेक्ट आपने इसके ऊपर प्लेस किया, फाइन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउन mg, नॉर्मल रिएक्शन दिस वे, द बॉडी इज ट्राइंग टू मूव इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स F, okay, and this F is able to bring this particular body in a situation कि this body is about to move, body of mass m is about to move on the surface. Now अगर ये बॉडी about to move वाले सिचुएशन में है तो जो बैकवर्ड आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा? कोई जल्दी से आराम से सोच के बोलो, देखो जल्दी से आराम से, है ना? ओके, क्विक रिस्पॉन्स, दैट विल बी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज द बॉडी इज इन अ सिचुएशन अबाउट टू मूव। क्लियर? ठीक है। अब करना क्या है, ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों को यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालो दोनों का। पैरेललोग्राम ला, इट्स ओके, पैरेललोग्राम कंप्लीटेड यूजिंग दिस एंड दिस एज द एडजेसेंट साइड्स। हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। नाउ द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, यहां से स्टार्ट करेगा और यहां से स्टार्ट करके इट विल बी गोइंग, मतलब दिस इज रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये वाला, दिस वन रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट किस किस का? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। नाउ द एंगल which this resultant makes with the normal reaction, I am talking of this particular angle, okay, that is called as angle of friction, written by theta. It's okay, simply diagram से आपको इसका definition मिल रहा है। Angle of friction basically is the angle which the resultant किसका? Resultant of force of limiting friction and normal reaction. Resultant of force of limiting friction and normal reaction makes with normal reaction. That angle is called as angle of friction. Angle of friction is that angle which the resultant किसका? Force of limiting friction and normal reaction. That resultant makes with normal reaction. This resultant of force of limiting friction and normal reaction. This resultant makes with normal reaction. That is theta, angle of friction. Angle of friction. अगर आप मैथमेटिकली अभी इसका वैल्यू डिफाइन करना चाहो, सी tan थीटा लिखते हैं, tan of theta from this particular diagram. देखो, from this particular triangle tan theta will be perpendicular, this is perpendicular, okay, and this is base, okay.
Now tan of theta is equal to perpendicular over base. First thing. Now perpendicular is equal to, see, perpendicular. Perpendicular is equal to this side, and this side is force of limiting friction. So perpendicular is equal to force of limiting friction. Force of limiting friction. Divide by base. Base. थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर जो सामने वाला, और ये बेस. बेस इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल रिएक्शन, तो बेस इज नॉर्मल रिएक्शन. फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, दैट गिव्स यू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहां से क्या पता चल रहा है? दिस इंप्लाइज tan of theta is equal to coefficient of limiting friction. Mean tan of angle of friction is numerically equal to coefficient of limiting friction. Hope this is clear now. This particular thing can be asked to you, okay, show that tan of angle of friction is numerically equal to coefficient of limiting friction. ओके, ये आपको 2 मार्क्स में कहा जा सकता है. आपको स्टेटमेंट भी इसका पूछा जा सकता है कि स्टेट और डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो आराम से आप लोग, यू शुड बी एबल टू डिफाइन. फाइन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज, ऑल्सो दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग. इट्स ओके. देखना है क्या? बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज इज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन. सी हाउ? सी, दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन with angle of inclination theta. A body of mass m is placed here. Body is at rest. Body move नहीं कर रहा है. What all forces are acting on the body? अगर आपको ये कहा जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले you will be marking the vertically downward force, that is weight of the body, mg. Then you will be marking the components of weight. One will be a component normal to the inclined plane होगा, that is this. ये एंगल mg इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा. Therefore this component will be mg cos of theta. It's okay. Another component will be along the plane downward. It's okay. This will be mg sine of theta. This mg sine theta basically is trying to move this mass m down the plane, but it is at rest. क्यों रेस्ट पे है? mg sine theta अगर लग रहा है तो it should be moving, because ये रेस्ट पे है because force of friction is coming in the frame. यहां पे force of friction लग रहा है contact surface में, force of friction. Okay, force of friction लग रहा है, और साथ में एक फोर्स आप छोड़ गए, नॉर्मल रिएक्शन, दैट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच द बॉडी इज प्लेस्ड. इट्स ओके. ध्यान देने वाली बात है. अब बिल्कुल अब रिपोज बता रहे हैं. देखो, एक पोज इसका ये है कि ये रेस्ट पे है, ठीक है, इट इज एट रेस्ट, नॉट मूविंग. ठीक. अब हमने क्या किया? वी आर इंक्रीजिंग थीटा. जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज करेगा, ठीक है, mg sin theta will increase. As theta will increase, mg sin of theta will increase. क्यों? थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली sin थीटा भी इंक्रीज करेगा. sin थीटा इंक्रीज करेगा तो mg sin थीटा इंक्रीज करेगा. अब mg sin थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीजिंग इन रिस्पॉन्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज. बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. फिर थीटा और इंक्रीज किया, mg sin थीटा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा. थीटा और इंक्रीज किया, mg sin थीटा बढ़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा. You know, for particular value of theta, this mg sin theta will be having that value, will be applying that
along the plane downward force, कि this body will be in a situation about to move. ये बॉडी जो है ना, ये अबाउट टू मूव वाले सिचुएशन में होगा. तो जब ये अबाउट टू मूव वाले सिचुएशन में होगा, अगर आपने हल्का सा भी एंगल इंक्रीज किया तो क्या करेगा, ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा कि नहीं. तो जो रीपोजिंग वाली पोजीशन है वो कौन सी हुई, अबाउट टू मूव वाली हुई कि नहीं. अबाउट टू मूव वाला पोजीशन वो पोजीशन है कि उसके बियॉन्ड अगर आपने हल्का सा भी एंगल बढ़ाया तो वो अपना रीपोजिंग कर देगी. पहले रेस्ट पे थी, फिर चल पड़ेगी. यस और नो. सेल्फी लेते हुए फटाफट अपने पोज ट्रांजिट करते हो कि नहीं, बदलते हो या नहीं. सेम वे दिस बॉडी विल. लेकिन किस सिचुएशन के कॉरस्पॉन्डिंगली, जब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बॉडी उस वहां पे है, उस स्टेज में है कि बॉडी इज अबाउट टू चेंज इट्स पोज. Body is, about to repose. Now that angle of inclined plane, corresponding to which a body placed on inclined plane is about to move, is in a situation about to move. That angle of the inclined plane is called as angle of repose. Angle of repose is that angle of inclined plane corresponding to which a body placed on inclined plane is about to move down the plane. देखो, जब अब ये about to move down the plane वाली सिचुएशन में होगा तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा होगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. Force of limiting friction. Force of limiting friction. It's okay. Force of limiting friction होगा. समझ में आ गया यहां तक. अब बॉडी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले सिचुएशन में रेस्ट पे है कि नहीं. ओके, तो इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो फोर्सेस का क्या हाल होगा. देखो, अलोंग द प्लेन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mg sin theta. Along the plane, both the forces will be cancelling each other, and normal to the plane, r will be cancelled by r will be equal to mg cos theta. Okay, so taking this situation now, first along the plane, along the inclined plane. तो along the inclined plane सिचुएशन क्या हो रहा है, देखो, सी mg sin थीटा डाउनवर्ड लग रहा है along the plane और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपवर्ड. तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा. फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin of theta. Number 1. Now normal to plane. Normal to inclined plane. What is that? R is equal to mg cos theta. Okay? R, that is normal reaction, is equal to mg cos of theta. Now करना क्या है, नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करता हूं. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, इक्वेशन 1 by 2. ओके, क्या होगा 1 by 2? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg sin of theta divided by mg cos of theta. mg gone. This is tan theta you are getting, and force of limiting friction over normal reaction क्या देगा, as force of limiting friction over normal reaction is equal to coefficient of limiting friction, like this. Force of limiting friction over normal reaction. Okay, this is
equal to coefficient of limiting friction. Therefore, coefficient of limiting friction is equal to force of limiting friction divided by normal reaction and is equal to tan of theta. ये थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल ऑफ रिपोज. अब एक काम करते हैं, वेरिएशन देते हैं यहां पे. इस थीटा को ना अल्फा बना दो ताकि एंगल ऑफ जो तुम्हारा फ्रिक्शन है उससे डिफरेंट रहे, अल्फा. तो दिस कंपोनेंट विल बी बिकमिंग साइन अल्फा and this one will be cos of alpha. Okay, this will be your alpha. All in all, this will be alpha. Okay, getting now? And these equations, they will be going something like this. This will be alpha and this angle will also be alpha. Okay, placing values here, theta की जगह पे लिखा alpha. And this, and we are getting tan of alpha. यहां से आपको क्या पता चला? Coefficient of limiting friction is numerically equal to tan of angle of repose. It's okay? तो hope you have understood. अब अगर हम सिचुएशन लेके जाएं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन बना था? tan of angle of friction is equal to coefficient of limiting friction. Yes? और अब हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज की फॉर्म में क्या बना है? tan of angle of repose is equal to coefficient of limiting friction. तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है या नहीं? tan of theta, that is angle of repose, is equal to mu L is equal to tan of angle of repose. Mean theta is equal to alpha. तो यहां से क्या पता चल रहा है? For limiting value of force of friction, angle of friction is equal to angle of repose. It's okay? ये भी आपको प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है. So hope these things are clear to you. Go through this particular content, and if there still is any kind of confusion, let me know. Okay, and don't hesitate to ask. Let me know about the problem, because whatever micro problem, okay, you are not asking over here, okay, that problem may create a big problem ahead. Fine? Concentrate. Thank you. Have a nice day.